नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव दरबार में हाजिरी लगाई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर लखनऊ जाने के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने रात्रि प्रवास बनारस में ही किया था। कोहरे के चलते रविवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी में चल रही बैठक 3 घंटे बाद खत्म हुई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा करते रहे। सपा के नेताओं का कहना है कि अगर भाजपा आईटी सेल की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाजवादी लोग कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नेहा यादव से जनता टीवी ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं। सोशल मीडिया पर शुरू हुई लड़ाई अब सड़कों पर नजर आने लगी है। अखिलेश यादव कल के प्रकरण के बाद आज पार्टी कार्यालय पे मौजूद थे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। नेहा जी, क्या मुद्दा रहा? क्योंकि ऋचा राजपूत के खिलाफ आप लोग ने भी एफआईआर कराई है, अब आगे क्या रणनीति? देखिए, इस मुद्दे पे किसी भी प्रकार की बैठक नहीं थी पार्टी कार्यालय पे। बैठक आम कार्यकर्ताओं और चुनावों को लेकर के थी। ये इस मुद्दे से रिलेटेड कोई भी बैठक नहीं थी। नहीं, फिलहाल आप लोगों ने की तरफ से मुकदमा तो लिखाया गया ऋचा राजपूत के खिलाफ। देखिए, तो कल ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह की भाषा की गरिमा को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है और इसको आखिरकार संरक्षण कौन दे रहा है? स्वयं मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस दे रही है। वो लड़की बैठ करके टीवी चैनलों पर डिबेट कर रही है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? वो लाइव डिबेट्स में आ रही है और उसकी भाषा का स्तर तो देखिए। एक लोकसभा की सांसद जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उन सम्मानित सदस्य के ऊपर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। और उनकी बेटी, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना मतलब नहीं है, उसको इस घटिया राजनीति में घसीट रहे हैं। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रमोशन ही इसी आधार पे होता है। इसी आधार पे इनका, आपने देखा होगा, बहन जी के ऊपर बोलने वाला व्यक्ति, अपशब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इनका मंत्री बना बैठा हुआ है। तो इनका प्रमोशन का आधार ही यही है। जो जितना गंदा और घटिया भाषा का प्रयोग करेगा वो भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा नेता बनेगा। आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ऋचा राजपूत फिर उसके बावजूद भी ट्वीट कर रही हैं, कई उनके और जो घटिया लोग अरेस्ट नहीं होंगे तो क्रिया पे प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहे। जैसे को तैसा बर्ताव मिलेगा। और अगर ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन धरना करेगा। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। देखिए, ये नेहा यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इनका कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर उस ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तैयार हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तोहफन किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ दिनेश प्रताप सिंह ने स्टेडियम में बने आधुनिक जिम का उद्घाटन किया है। यह जिम 1 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, अब इसका उद्घाटन हुआ है। स्टेडियम पहुंचे खेल मंत्री ने जिम को लेकर रायबरेली वासियों के लिए अच्छी सौगात बताया, वहीं सेहत के लिए फायदेमंद होने की बात कही है। खेल मंत्री ने रायबरेली को एक नया स्टेडियम जल्द से जल्द देने की और बनाने की घोषणा कर दी है। अखिलेश के बयान पर खेल मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति को जनता नकार देती है तो इस तरीके की बात करता है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास नहीं है। ये रायबरेली में जिम का एक तरह से कहा जाए लोकार्पण का और इस जिम से रायबरेली वासियों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और तमाम तरह की बीमारियों से बचने के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए जिम सार्थक साबित होगा और ये रायबरेली वासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। स्टेडियम में ट्रेनर की कमी है, ट्रेनर नहीं है। अभी जिम चालू हुआ लेकिन इसके भी ट्रेनर नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोचेज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से एक स्थगन आदेश था जो समाप्त हो चुका है और हम अतिशीघ्र जितनी भी कोचेज की बनी प्रदेश में उनको भरेंगे। कोचेज की कोई कमी नहीं। तो रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर तीसरी बार धमकी भरा मैसेज आया। इस बार सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने केस वापस लेने को कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने की बात कही। पहली बार धमकी 5 जनवरी को दी गई, जब सुबह करीब 9 बजे सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप नंबर पर लश्कर ए खालसा संगठन से संदीप सिंह खालिस्तानी नामक युवक ने धमकी भरा मैसेज भेजा। इस बीच सांसद के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने इसकी पुलिस में शिकायत की थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बावजूद इसके शनिवार को दूसरी बार एक बार फिर धमकी भरे मैसेज मिले हैं और उनसे केस वापस लेने की बात कही गई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान बड़े स्तर पर निवेश लाने के लिए यूपी सरकार अब दक्षिण भारत के उद्यमियों से बात करने वाली है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रोड शो करने जा रहे हैं। चेन्नई इन्वेस्टर्स इवेंट के पहले सत्र में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्रीगण असीम अरुण और नितिन अग्रवाल ने मर्रुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन MM मरुगप्पन से निवेश के बारे में चर्चा की है। इसके बाद वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने उद्योग समूह के लोगों को ODOP के उपहार देकर स्वागत किया। कानपुर देहात में कोल्ड वेव का कहर जारी है। कानपुर देहात में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। गलन वाली ठंड से आम लोग परेशान हैं। कानपुर देहात में पारा 2 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। फिलहाल कानपुर देहात प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने PG से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां कर दी है। शीतलहर की वजह से मार्केट में भी सन्नाटा है। ऐसे में सहयोगी अकील अहमद ने SDM नीलिमा यादव से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार शीतलहर का कहर जारी है। कानपुर देहात में भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट मूड पर है, चूँकि कानपुर देहात में भी कोहरे ने अपनी चादर ओढ़ रखी है। इसके साथ ही काफ़ी गलन भरी शीतलहर है यहाँ पे देखने को मिल रही है। कानपुर देहात में हमारे साथ भोगनीपुर तहसील की उप जिलाधिकारी मैम है नीलिमा जी, हम उनसे बात करेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं लोगों को और किस तरीके से अलर्ट मूड पर है प्रशासन। जी क्योंकि IMD द्वारा कोल्ड वेव की वार्निंग दी जा चुकी है, तो इस संदर्भ में हमें शासन से जो 1650 कंबल प्राप्त हुए थे, हमने उसका वितरण करा दिया है। इसके साथ साथ हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं तहसील परिसर की तरफ से और नगर पालिका की तरफ से, जिससे कि लोगों को ठंड में राहत मिल सके। इसमें लगभग 30 से अधिक पॉइंट नगर पालिका ने अलाव जलाने के लिए निश्चित किए हैं और हमारी तरफ से भी 8 से अधिक पॉइंट्स अलाव के लिए जल रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 जगह रैन बसेरे भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में संचालित कर रखे हैं, जिसकी हम पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। और इसके साथ साथ अभी हमें निर्देश प्राप्त हुआ है DM मैम की तरफ से कि 14 तारीख तक PG से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों का जो अवकाश था कोल्ड वेव से बचने के लिए वो बढ़ा दिया गया है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंच सके। बिल्कुल, ये हमारे साथ उप जिलाधिकारी मैम थी जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि बच्चों के लिए खास करके कोई क्षति ना हो, जिसको लेकर के अवकाश DM मैम के आदेश के बाद बढ़ा दिया गया, 14 तारीख कर दी गई है। और इसके साथ ही रैन बसेरों में जो सुविधाएं हैं वो बेहतर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, अलाव जलाए जा रहे हैं। बाकी अब देखने वाली बात है कि कानपुर देहात किस तरीके से अलर्ट मूड पर रह पाता है। कानपुर देहात से अकील अहमद, जनता TV। आगरा में 20 साल के बाद 2 एसिड पीड़ित महिलाओं का केस दर्ज हुआ है। इन महिलाओं ने अब आकर हिम्मत दिखाई है, लिहाजा पुलिस ने थाना ताजगंज और थाना एतमादौला में केस दर्ज कर लिया है। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर पतरिंदर सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय कार्रवाई की जा रही है और दोनों महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा। मेरा अटैक 2002 में हुआ था। उस टाइम मेरा केस नहीं दर्ज हो पाया था क्योंकि मुझे फैमिली दबाव था मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, मेरी बहन का, और वो मेरी बहन का देवर था जिसने मेरे पर तेजाब डाला था। तो जब घटना कहाँ घटना हुई आपके साथ? मेरे ऊपर घटना अलीगढ़ में हुई थी और मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो उसका एक बच्चा मिसकैरेज हुआ था। वहीं पर मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ। वहीं उसके बहन के देवर ने शादी का दबाव बनाने लगा, मगर उस टाइम मैं 14 साल की थी और वो बहुत बड़ा था, वो करीब 24 साल का था वो। तो और वो सही भी नहीं था, वो नशा भी करता था और वो चाहता था कि मैं इससे एक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं, मैं उस टाइम छोटी थी, तो मैं अपने घर पे शिकायत करती थी कि ये मुझसे बदतमीजी करता है, ये करता है। तो उसने बचने के लिए ये कह दिया कि मैंने शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पर तेजाब डाला है। मैं कॉलेज से अपने घर आ रही थी तो किसी मनचले ने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया और उस वक्त मेरी FIR दर्ज नहीं हो पाई थी क्योंकि घर पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अगर सपोर्ट करने वाला तो हो सकता है रिपोर्ट हो जाती। और अब मैं 6 तारीख को कमिश्नर सर से मिली थी और उन्होंने हमारी FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आपको जितना भी बेनिफिट है, जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे। देखिए, जैसे आपके संज्ञान में है कि सिविल सोसाइटी फाउंडेशन, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और शाम फाउंडेशन, इनके लोग जो हमारे यहाँ शीरोज कैफ़े है, वहाँ एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं वो अपने दम पे एक NGO के माध्यम से वहाँ पे एक कैफ़े रन कर रही हैं काफ़ी सालों से। उनकी कुछ समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को लेके ये सभी लोग मुझे मिले और एसिड अटैक विक्टिम्स भी मिले
उनमें से 2 विक्टिम्स ने बताया कि उनके केस उस समय रजिस्टर नहीं हो पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पुलिस के पास गए और पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं करवाया। उनका कहना था कि उस समय उनकी हिम्मत नहीं हुई, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने केस रजिस्टर नहीं करवाए। तो उनसे तहरीर लेके एतमादौला में एक और एक ताजगंज में मुकदमा कायम किया गया है और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और प्रॉपरली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो खासकर एतमादौला का मुकदमा है वो शायद 20 साल पुराना है, ताजगंज का इंसिडेंट जो है वो 22 साल पुराना है और जो एतमादौला का इंसिडेंट है वो संभवतः अलीगढ़ के किसी थाना क्षेत्र का है। तो पहले मुकदमा यहाँ पे कायम करके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगी और फिर एविडेंस के आधार पे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रेस्ट बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलीगढ़ से करवाई जाएगी। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विद्यालय के कुलपति के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कुलपति विनय कुमार पाठक की फोटो पर अमिताभ ने नोटों की माला पहनाई और कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमिताभ ने मांग की है कि कुलपति को निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस में तेजी लाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से विनय कुमार के ऊपर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे बेहद ही संवेदन है और उनकी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 बिल पास किए थे, जिसके चलते विरोध में किसान ने 1 साल धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार ने उन बिलों को वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद किसानों के संगठन नए नए उभर के आने लगे। अब आकर एक नया और किसान संगठन बना है। इस संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। इस संगठन से पहले भी कई किसान संगठन जन्म ले चुके हैं और अब ये किसान संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। किसान संगठन के पदाधिकारी कह रहे हैं कि वे किसानों की जमकर आवाजें उठाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर हल कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम किसान संगठन राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में हैं और उनको समर्थन भी करते हैं। उनका ये भी कहना है कि संगठन किसी भी राजनीतिक दल के संपर्क में नहीं रहेगा और ना ही समर्थन करेगा। दरअसल आगरा में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का सम्मेलन हुआ, जिसमें अमित चौधरी को प्रदेश प्रधान महासचिव बनाया गया। हमारी जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता का मुख्य रूप यही है कि हमारा जो संगठन है किसानों के बीच में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जिस तरीके से काम कर रहा है उसकी संगठन की एक समीक्षा होनी थी, एक बैठक होनी थी। एमएसपी पर जो है सरकार बात करे, एमएसपी हमारी फैसला हो एमएसपी पर। और जो भी चीज़ें इस समय आवारा पशुओं से किसान इतना आतंक सह रहा है कि आज की ही न्यूज़ है, बांदा में आप लोगों ने देखा होगा, किसान अपने खेत की देखभाल करने गया था और वह ठंड में उसकी मौत हो गई। इन मौतों का कौन जिम्मेदार है? इस पर हम लोगों ने बैठक की है। आगामी संगठन कहाँ कार्यक्रम होंगे उनकी पूरी समीक्षा होगी, उन पर वार्तालाप होगी। देश भर के 1000 से अधिक रेलवे स्टेशन को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से सज्जित और लैस किया जा रहा है, जिसके चलते हर स्टेशन पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। आगरा रेल मंडल ने भी कुछ स्टेशनों का चयन किया है जिन्हें आधुनिकता से जोड़ा जाएगा, उनका कायाकल्प किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। रेल मंत्रालय यात्रियों को तमाम सुविधाएं देने के लिए कवायद करता दिखाई दे रहा है। इसी के अंतर्गत अमृत भारत जो योजना है वो शुरू की गई है, जिसमें 1000 से अधिक देश भर के स्टेशनों को शामिल किया गया है। आगरा डिवीजन में भी 15 छोटे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाना है। तो लगातार ये कवायदें जारी हैं जिससे कि यात्रियों को तमाम सुविधाएं दी जा सकें। जिस तरीके से विदेशों के अंदर तमाम सुविधाएं हर स्टेशन पर, छोटे मोटे स्टेशन पर दिखाई देती है, उसी तरीके से आगरा के छोटे से स्टेशन पर भी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनको सुसज्जित किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह अमृत भारत योजना शुरू की गई है और इसी का नतीजा है कि आगरा डिवीजन के अंदर भी 15 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया। आप देखना होगा कि किस तरीके से रेल मंत्रालय लगातार आगरा डिवीजन पर फोकस कर रहा है और यहाँ के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। ये कब तक हो पाएगा, क्या और भी ऐसी योजनाएं आगरा डिवीजन के लिए लाई जाएंगी? जनता टीवी आगरा। पूर्वांचल समेत गाजीपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर से लोग कपकपाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। रविवार की दोपहर बाद खिली धूप से राहत मिली है, लेकिन आज का दिन भी सर्द भरा दिन रहा। गाजीपुर में
शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लोग कपकपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पे गाड़ियां धीमी गति से चल रही है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां लगातार धीमी गति से चल रही है। दुर्घटनाएं की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर के हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे यहाँ आपको ताज़ा तस्वीर दिखाई दे रहे हैं कि पूर्वांचल समेत गाजीपुर में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार की सुबह शीतलहर और घने कोहरे के बीच सुबह हुई है। कड़ाके की ठंड और धुंध की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे और धुंध के चलते ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, 8 तस्वीरें जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परेशानी लोगों के सामने बनी हुई है। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर भीषण हादसे हो रहे हैं। बता दें कि पहली तस्वीर उन्नाव की है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से बस और डीसीएम में टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां मैक्स और डंपर में टक्कर हो जाती है। हादसे में मैक्स चालक घायल हो जाता है। साथ ही वाहनों की भिड़ंत में मैक्स पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तीसरी तस्वीर कन्नौज की है। आपको बता दें कि खड़े ट्रक से टकराकर स्लीपर बस नीचे गिर गई है। मौके पर 3 लोग की मौत हुई है। 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जोशीमठ के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा कर रहे हैं। कल भी मैंने उन्हें सभी चीजें विस्तार से बताई हैं। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस ड्रोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को पूर्ववर्तीय और मैदानी क्षेत्रों में मत्स्य, भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देने के साथ मार्केटिंग और स्वरोजगार के संसाधन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बैठक में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को मत्स्य पालन से जुड़ने पर विशेष तौर पर जोर देने की बात कही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में मत्स्य पालन, भेड़, बकरी, डेयरी विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ गढ़वाल व कुमायूं में मत्स्य मंडी स्थापित किए जाने पर विचार किया गया। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, शासन व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा की वजह से परिवारों को सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। कांग्रेस नेताओं ने इस धनराशि को बेहद कम बताते हुए बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज के समय में 4,000 से गुजर बसर करना नामुमकिन है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1-2 आपदा आई है और आपदा भी ऐसी है जिसका अभी तक पता ही नहीं है कि वो किस क्या क्या कॉजेज हैं, किस वजह से हो रही है। कोई उसको तिब्बतियन प्लेट्स का वो बता रहा है, कोई उसमें एक और चीज़ें बता रहा है, कोई 1970 की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है कि हमने पहले ही आगाह कर दिया था। और उसमें अगर ये दिशाहीन सरकार, ये बेकार और निकम्मी सरकार 4,000 रुपये महीना उनको देने, वो 4,000 रुपये अगर देने के लिए कह रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के समय में उन प्रोजेक्ट्स को रोका गया था। मुझे आज भी याद है, जयराम रमेश जी मिनिस्टर थे तो जयराम रमेश जी ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी। आज अपने निजी हितों के लिए और अपनी हवाबाजी करने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसका ये नतीजा है और ये दुख की बात है। अभी भी सरकार को संभलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान का हवाला देकर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। हरीश रावत ने कहा कि उमा भारती ने जोशीमठ और उत्तराखंड की चिंता में भागीदारी बनते पहले भी शरीक होती रही है।
कहा कि भारती ने जल शक्ति व स्वच्छ गंगा मिशन मंत्री रहते अलर्ट कर दिया था कि जोशीमठ में चल रही एनटीपीसी द्वारा पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगनी चाहिए। हरीश रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब तत्कालीन मंत्री ने अलर्ट कर दिया था तो सरकार का नहीं जागना चिंता का विषय है। उमा भारती जी ने जोशीमठ और उत्तराखंड के लोगों की चिंता में भागीदार बनते हुए कहा है कि उन्होंने जल संसाधन और गंगा मंत्री के तौर पर इस पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया था। आज वो हमारी चिंता में शरीक है उत्तराखंड की, वो पहले भी उत्तराखंड की चिंता में शरीक रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यदि तत्कालीन मंत्री ने ये बात कही थी तो उसके बाद सरकार का न चेतना और भी चिंता का विषय है। राज्य सरकार बहुत देर से जगी, केंद्र सरकार तो अभी अलसाई सी लग रही है। एक समिति बना करके केंद्र सरकार ये मान रही है कि उन्होंने जोशीमठ को बचाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। जोशीमठ है, दिव्य भूमि है, हमारी आध्यात्म की नगरी है, हमारी संस्कृति का उद्भव स्थल है। उसको बचाने में जिस तरीके की शिथिलता बरती जा रही है वो चिंताजनक है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।